Hello everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are new to this channel or those who are new to this session, आपको मैं बता दूं कि हमारा सेशन कैसे आगे चलता है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आप उसका आंसर देते हो, देन उसका आंसर डिस्कस करने के बाद मैं आपको ब्रीफ में उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है फिर जो भी न्यूज़ रहती हैं हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा सेशन चलता है। 10 to 12 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सो फ्रॉम अ रिविज़न पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके लिए सेशन बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज हम MCQ के फॉर्म में ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। सो आई होप आपको ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल प्रूव करेगा, तो इसे एंड तक ज़रूर से देखिएगा। एंड में कुछ वन लाइनर के फॉर्म में न्यूज़ मैं लाता हूँ कभी कभार। आज कुछ न्यूज़ जो थी वो वन लाइनर के फॉर्म में उसको प्रेजेंट नहीं किया जा सकता था, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसे भी पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आपको बताना है कि विच कंट्री हैज़ बिकम द कंट्री विद द हाइस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन, सरपासिंग द मेजर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, जापान, सिंगापुर और कोरिया। ठीक है जी। तो कौन सी कंट्री है जो हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सके, अपने पास रख सके, वो कौन सी कंट्री है जो कि इन कंट्री को सरपास किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इंडिया। तो इंडिया ने इन सारे कंट्रीज़ को सरपास करते हुए सबसे पहले पोजीशन पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी। ठीक है जी। Next question. Recently, Sela Tunnel has been recognized as the highest tunnel of India by the International Book of Honor, England. Where is the Sela Tunnel located? तो ये मैंने न्यूज़ जब ये बन कर कंप्लीट हो चुका था तभी भी आपको मैंने ये न्यूज़ बताई थी। तो अब उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया गया है हाईएस्ट टनल के तौर पे। किसके द्वारा? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, इंग्लैंड के द्वारा। तो अब ये रिकॉग्नाइजेशन उसका हुआ है, तो इस बुक में इसका रिकॉर्ड आ गया है, तो फिर से ये न्यूज़ में आ गया है। तो आपको बताना है कि ये किस जगह पे लोकेटेड है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश। और चाइना की, जो हमारे इंडिया चाइना की सीमा है, बहुत ही सीमा के पास ही है। ठीक है, लद्दाख रीजन में। तो यहाँ से हमें अपने जो भी आर्म फोर्सेस हैं और अब बाकी का, अगर जो जनरल पब्लिक भी है, अगर उनको ट्रैवल करना है फ्रॉम लद्दाख टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो इस टनल के ज़रिए सभी सीजन्स में ट्रैवल कर सकेंगे। ठीक है जी। तो बिकॉज बारिश की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते थे ना, तो अब टनल बन गया है, तो सभी सीज़न में हम लोग ट्रैवल कर पाएंगे टूवर्ड्स अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब LAC के तरफ हम जा सकेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉरेंस वोंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो लॉरेंस वोंग जो हैं किस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सिंगापुर। तो ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन. सुनील छेत्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, विच स्पोर्ट ही इज़ रिलेटेड टू? तो सुनील छेत्री एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। उन्होंने संन्यास ले नहीं लिया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो संन्यास लेंगे। तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फुटबॉल। तो इंडियन फुटबॉल टीम के सुनील छेत्री कौन है? कैप्टन है। ठीक है, और ये कब रिटायरमेंट लेंगे? 26 जून को इंडिया और कुवैत का मैच होगा, क्वालिफायर मैच होगा, FIFA 26 के क्वालिफाइंग मैच होंगे। तो उस मैच 26 के दिन इंडिया और कुवैत के बीच मैच होगा, उसी दिन ये अपना लास्ट मैच खेल के रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, और इनकी बात आ गई है तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इनका जर्सी नंबर क्या है? 11 इज़ द जर्सी नंबर ऑफ सुनील छेत्री जी। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको सफिशेंट होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट. विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ द गाइडेड मिसाइल मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2? तो किस कंट्री ने फतह 2, जो कि एक मल्टी गाइडेड, ठीक है, मतलब मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, मतलब एक ही टाइम पे कई सारे रॉकेट्स दागे जा सकते हैं, ऐसा
कौन सा है वो मल्टी गाइडेड रॉकेट सिस्टम, जिस उसका नाम उन्होंने दिया है, कौन सा नहीं है, मतलब फतह 2 उनका नाम उन्होंने दिया है। आपको बताना है कि किस कंट्री ने इसका टेस्टिंग किया है, सक्सेसफुल टेस्टिंग। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। और नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान ने हम इसको टेस्ट किया है, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना, विच कैन पोज अ थ्रेट टू इंडिया एज वेल। तो हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी एस्टैब्लिश द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी। तो हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, उनका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ पे उन्होंने अपनी टैंक रिपेयर फैसिलिटी को एस्टैब्लिश किया है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख के ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट पे अपना रिपेयर फैसिलिटी बनाया है। क्यों ये बनाया गया है? बिकॉज आपको पता होगा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारा LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे चाइना और इंडिया के साथ जो लद्दाख रीजन में हमारा चल रहा था डिस्प्यूट 2020 से लेके, है ना, तो उसी डिस्प्यूट के वजह से अभी सपोज़ अगर वार छिड़ जाता है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर कुछ टैंक्स में माल फंक्शनिंग हो जाती है, वो ऐसे थोड़ी ना होगा कि लद्दाख से फिर दिल्ली ले जाया जाएगा, फिर दिल्ली में रिपेयर करके फिर वहाँ पे लद्दाख वापस भेजेंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए उन्होंने लद्दाख में भी अपना एक रिपेयरिंग यूनिट स्थापित कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है रिगार्डिंग सिक्किम स्टेटहुड डे। तो सिक्किम स्टेटहुड डे को देखते हुए आपको ये स्टेटमेंट्स को बताना है कि इनमें से दिए गए कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं हैं, ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑन May 16, 1975 सिक्किम ऑफिशियली बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ द कंट्री। यस, तो May 16 के दिन ही सिक्किम स्टेटहुड यानी कि कल ही के दिन मनाया जाता है। 1975 में उसको इंडिपेंडेंस मिला, मतलब ऑफिशियली वो 22nd स्टेट के तौर पे कंट्री में बना, ठीक है जी। और द स्टेट ऑफ सिक्किम वॉज फॉर्म बाय 36th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या 36th अमेंडमेंट में अमेंडमेंट हो के ही ये स्टेट बना? येस, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो कोई भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। सो नाइदर 1 नॉर 2 विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWR 2024। तो CWR यानी कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में अपनी रैंकिंग्स यानी कि वो लिस्ट जारी कर दी है 2024 के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से दिए गए स्टेटमेंट्स कौन से करेक्ट हैं, ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेक्योर्ड द टॉप रैंक अमॉन्ग द बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द इंडिया, IISc, ठीक है। इसने टॉप यानी कि फर्स्ट रैंक हासिल किया है इंडिया में? नहीं, फर्स्ट रैंक तो IIM अहमदाबाद ने सिक्योर किया है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। नेक्स्ट, IIT बॉम्बे हैज़ बीन प्लेस्ड एट 501 पोजिशन। क्या वो 501 पोजिशन पे था? नहीं, आई थिंक इट वॉज 580 समवॉट, आई एम नॉट रिमेंबरिंग इट करेक्टली, बट 501 नहीं था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? 64 यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम इंडिया मेड इट टू 2024 एडिशन ऑफ द ग्लोबल 2000 लिस्ट। तो पूरे विश्व से 2000 यूनिवर्सिटीज़ इस लिस्ट में इंक्लूडेड थी। इंडिया में से 64 यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बना ली इस लिस्ट में। क्या ये स्टेटमेंट सही? येस, 64 यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बना ली, तो ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। तो हमारा कौन सा हो गया स्टेटमेंट करेक्ट? सिर्फ 3, यानी कि ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे देता हूँ मैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद, जैसे कि मैंने आपको कहा, उसने टॉप रैंक यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे रहा इंडिया में। ओवरऑल उसका 9 स्पॉट्स की बढ़ोतरी हुई पिछले साल के मुकाबले, और पूरे वर्ल्ड में वो 410th रैंक पे रहा, ठीक है। टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से पूरे विश्व के 410 मतलब 500 से ऊपर के स्थान पे सिर्फ एक इंस्टीट्यूट रहा इंडिया में से, दैट इज़ IIM अहमदाबाद, ठीक है। तो पूरे विश्व की रैंकिंग्स के हिसाब से 410th रैंक पे रहा, इंडिया के हिसाब से फर्स्ट रैंक पे रहा। और IISc जो कि बैंगलोर में स्थित है, वो उसकी प्लेसेस 7 अंक नीचे गिर के वो 501 नंबर पे आ गया।
IIT अहमदाबाद प्लंज्ड 14 पॉइंट्स, ये भी गिर गया और 568 रैंक पे आ गया, ठीक है। और ओवरऑल पूरे विश्व का फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा रहा, सबसे टॉप पोजीशन पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ये पिछले 13 ईयर्स से टॉप पे रहा है डिस्पाइट ग्लोबल कंपटीशन। इतने यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे बना रहा है पिछले 13 सालों से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु रिसेंटली अपॉइंटेड नासाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नासाज फर्स्ट चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी कि पहला नासा का AI ऑफिसर किसे चुना गया है। यानी कि अब स्पेस मिशंस में भी AI का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया जाएगा, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेविड सेल्वाग्नी, ठीक है। इनको फर्स्ट AI ऑफिसर नासा का चुना गया है, ठीक है। रिसेंटली इन न्यूज़ वेयर इज़ द यीन यांग क्रेटर लोकेटेड। क्रेटर क्या होता है, आपकी ऐसे ज्वालामुखी होती है ना, वो यहाँ से फटती है, तो यहाँ पे वो ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ पे ऐसे खाली सा पन हो जाता है, ठीक है, गड्ढा सा, हम उस गड्ढे को ही क्रेटर कहते हैं। तो ये क्रेटर, ये यांग क्रेटर कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इस, किस पहाड़ पे वो स्थित है, माउंट नेरमुथ। और माउंट नेरमुथ किस कंट्री में आता है, ये आपका टर्की में आता है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है, और इस दिन की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो ये है इस साल के लिए वर्ल्ड हाइपरटेंशन की थीम। आपको बताना है कि किस डे के दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, 17, यानी कि आज ही के दिन 17 मई के दिन ही ये मनाया जाता है, ताकि आप अपने ब्लड प्रेशर को, BP को कंट्रोल कर सको, ठीक है। हम कहते हैं ना अपर लेवल और लोअर लेवल जो होती है BP की, नॉर्मल लेवल्स क्या होनी चाहिए, 120 शुड बी द अपर लेवल, और लोअर लेवल होता है आई थिंक 80 और 90, आई थिंक, है ना, आई एम नॉट श्योर, बट इट इज़ 80 और 90 समवॉट। तो इसीलिए वो उनका थीम भी यही है कि आप मेजर करो ब्लड प्रेशर को सही तरीके से, उसको कंट्रोल करो और लंबा जियो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जॉन मार्टिन विंस डैश एडिशन, मतलब कौन सा एडिशन जीता उन्होंने फ्रेंच मोटो GP को, ठीक है। आपने ग्रैंड प्रिक्स सुना होगा, ठीक है। ग्रैंड प्रिक्स होता है वो आपका F1 फॉर्मूला 1 रेसिंग, आपने सुना होगा F1 ग्रैंड प्रिक्सेस, वो सारे जो होते हैं वो कार से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मोटो GP जो होता है वो आपका मोटर बाइक से रिलेटेड होता है, मोटर ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। मोटो GP इज मोटर ग्रैंड प्रिक्स। तो फ्रेंच मोटर ग्रैंड प्रिक्स का कौन सा एडिशन जॉर्ज मार्टिन ने जीता। यस, बट ऑब्वियस है कि 2024 चल रहा है तो उन्होंने 2024 का ही जीता होगा, बट ऐसा होता है कि पिछले साल का इवेंट इस बार होता है, तो वो एडिशन आपको ध्यान में रखना होगा। तो 2024 का एडिशन इन्होंने जीत लिया है जॉर्ज मार्टिन ने, ठीक है जी। नेक्स्ट ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आज ही के दिन 17 मई के ही दिन वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे भी मनाया जाता है। और ये दिन किस लिए मनाया जाता है, टू ऑनर द फाउंडिंग ऑफ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। तो इसी दिन इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन बनाया गया था 1969 में। तो इसी दिन इसी इंस्टीट्यूट को ऑनर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। ऑल्सो कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन इन 1865। इसी के दिन पहला टेलीग्राफ कन्वेंशन जो है उसको भी साइन किया गया था, तो इसीलिए मनाया जाता है ये दिन। इस दिन की थीम क्या है, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो यस, अब 2 न्यूज़ बाकी हैं, ये एक है और इसके बाद और एक न्यूज़ है, देन विल वाइंड अप द सेशन। फ़ोनपे हैज़ पार्टनर्ड विथ लंका पे। तो जैसे हमारा फ़ोनपे है वैसे ही उनका वहाँ पे लंका पे करके भी एक एप्लीकेशन है, एक फिनटेक कंपनी है, तो इन्होंने दोनों ने पार्टनर किया है टू अलाउ यूज़र्स यूजिंग UPI अक्रॉस द श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी अब हम लोग UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही सी आपको बतानी थी न्यूज़। फ़ोनपे के जो यूज़र्स हैं वो जो भी ट्रैवल करेंगे फ़ोनपे के यूज़र्स श्रीलंका में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर उनको पेमेंट करना होगा तो वो लंका पे के जो QR कोड्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे होता है, देन यहाँ पे ऐसे दे गिव द डॉट्स, तो वो उसको हम QR कोड कहते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे जो भी लंका पे के QR कोड्स होंगे उसको फ़ोनपे भी आराम से स्कैन कर लेगा और आप पेमेंट्स कर पाओगे, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस जो है हमारा UPI, वो फैसिलिटेट करेगा लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क को। मतलब इन दोनों का आपस में MOU हो गया है, मतलब डील हो गई है,
ठीक है जी। जैसे हमारा यहाँ पे यूपीआई है वैसे ही उनका लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है जी। तो यस, ये थी न्यूज़। नेक्स्ट आपको बताना है कि नासा ने क्या किया है, हैज़ अनवील्ड इट्स एम्बिशियस प्लान। उन्होंने अनवील यानी कि खुलासा कर दिया है अपने प्लान का। कौन क्या है नासा का प्लान? टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट लूनार रेलवे सिस्टम। लूनार जो भी, अगर कहीं पे भी लूनार आता है तो वो मून से रिलेटेड होता है। सोलार जहाँ पे आता है वो मतलब वो सन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मून पे वो लोग एक रेलवे सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम होगा फ्लोट। अब फ्लोट का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? फ्लेक्सिबल लेविएशन ऑन अ ट्रैक। तो ये उनका इसका फुल फॉर्म है। उस रेलवे सिस्टम का नाम है फ्लोट। और ये क्यों डिज़ाइन किया जा रहा है? टू रेवोल्यूशनाइज पेलोड ट्रांसपोर्ट ऑन द मून। तो जो भी पेलोड्स यहाँ पे भेजे जाते हैं, ठीक है, मतलब रॉकेट के साथ और एडिशनल चीज़ें भेजी जाती है ना, टेलीस्कोप हो गया, सेंसर्स हो गए, हम उसे पेलोड्स कहते हैं। तो मून पे जो भी पेलोड्स होते हैं उसको हम और ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए ये सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। द लॉन्ग लास्टिंग रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये एक रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहेगा, विल प्ले अ मेजर रोल इन डेली ऑपरेशंस ऑफ सस्टेनेबल लूनार बेस एनविजन्ड फॉर द 2030s। तो लूनार बेस बनाया जाएगा 2030 तक। तो उसके लिए जो भी काम काज होंगे उसको बनाने में ये जो रेलवे सिस्टम होगा ये हेल्प करेगा। द लूनार रेलवे सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ नासाज मून टू मार्स इनिशिएटिव। तो जो नासा का मून टू मार्स करके एक प्रोजेक्ट है उसका ही ये पार्ट है। एंड मिशन कॉन्सेप्ट्स और बाकी मिशंस का भी ये पार्ट है, जैसे कि रोबोटिक लूनार सरफेस ऑपरेशन हो गया। तो इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स का ये पार्ट है, बस इतना ही इस पॉइंट में कहा गया है। दिस इनोवेटिव सिस्टम एम्स टू प्रोवाइड रिलायबल ऑटोनोमस एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल फॉर द डेली ऑपरेशंस ऑफ सस्टेनेबल लूनार बेस। तो उस लूनार बेस, जैसे कि हमारा स्पेस स्टेशन है, वैसे ही कोई बेस बनाया जा रहा है नासा के द्वारा, बनाया जाएगा मून पे भी, तो उसको हम सही से चला सकें, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, ठीक है। तो उसके ऑपरेशंस को मेंटेनेंस के लिए ये सिस्टम काम में आएगा। अलाइनिंग विद द नासाज मून टू मार्स इनिशिएटिव। और अलाइनिंग इज मतलब इसके साथ इस चीज़ के करने के साथ साथ इसके लिए भी ये यूज़ आएगा और इस ऑपरेशन के लिए भी यूज़ आएगा, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है, ठीक है जी। और ओके, और एक न्यूज़ है स्पोर्ट्स कैटेगरी से। दिस इज़ द लास्ट न्यूज़, डोंट वरी। जो जैवलिन थ्रो के स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ रही है, ओलंपिक चैम्पियन जो हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल किस प्रतियोगिता में? फेडरेशन कप 2024 जो कि भुवनेश्वर में चल रहा था, ठीक है। ही हैज़ वन हिस्टोरिक गोल्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक उनका स्टैटिक फैक्ट है, तो वो भी आपको जान लेना ज़रूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन्होंने गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था। किस ईयर में जीता था? 2020 में जीता था। उन्होंने डायमंड लीग चैम्पियन भी जीता था 2022 में, और वर्ल्ड चैम्पियन रहे वो 2023 में। और उन्होंने एशियन गेम्स में भी अपना डिफेंड किया, यानी कि 2022 में भी वो विनर थे और 2023 में भी एशियन गेम्स में वही विनर रहे, ठीक है। अब आपके लिए क्या एक्टिविटी है? आपको बताना है कि सुनील छेत्री जी को और कौन से अवार्ड्स मिले हैं। मैंने आपको एक अवार्ड बताया, बाकी के कौन से अवार्ड्स हैं वो आपको बताना है। और क्या बताओगे आप? यस, नीरज चोपड़ा जी जो हैं, इनको जो डायमंड लीग आपने यहाँ पे पढ़ा ना 2024 यानी कि इस साल भी डायमंड लीग हुई, अभी कुछ दिन पहले ही हुई। उसमें इन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया और उनको कौन सा मेडल मिला, ये भी आपको बताना होगा। दिस विल बी योर एक्टिविटी, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स लिख के बता सकते हो, ठीक है जी। सो यस, दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड येस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। सो येस, अंटिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक आपको क्या करना होगा? लाइक बटन पे प्रेस करना होगा और इस सेशन को शेयर करना होगा विथ योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye everyone.